Hello, good morning, students. Welcome to ABN सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स अपना रिवीजन वर्क चल रहा था 10th क्लास का साइंस का। तो आप में से कल कुछ स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि रिवीजन के दौरान हमें आप थ्योरम बताइए कि थ्योरम में शायद थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो कल टाइम की कमी के कारण मैं नहीं बता पाया था। आज मैं आपको वो थ्योरम बता देता हूँ। तो देखिए अपना जो लाइट वाला चैप्टर है इसमें जो थ्योरम दी हुई है इस थ्योरम के ऊपर आज अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पहले कोई भी एक थ्योरम ले लेते हैं। देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले है ये जो थ्योरम है स्टूडेंट, ये थ्योरम देखिए आप, जो ये देखिए ये जो थ्योरम है इस थ्योरम के बारे में इस थ्योरम के बारे में मैं आप लोगों को भी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये थ्योरम देखो, प्रूव द इमेज। पहले मैं इसकी इमेज बना लेता हूँ, सेम जैसी बुक में दी हुई है वैसी बनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये कोई प्लेन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बोल रहा है कि माना कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर है, इसकी इमेज यहाँ इतनी दूरी पर एकदम इसकी सिधाई पर बनेगी। ये हमें प्रूव करना है। तो माना कि ये ऑब्जेक्ट है P, जिसकी इमेज बनती है P डैश। ओके स्टूडेंट्स, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है P डैश। फिर आगे देखिए, फिर इसको इसके कुछ एंगल डिसाइड कर देते हैं। ये O और ये O डैश बस, और ये है N A डैश Q Q डैश। ये N डैश। देखिए ये प्लेन को शो किया है N और N डैश। तो ये बोल रहा है स्टूडेंट, साफ दिख रही है ना? यस सर। हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है कि कोई एक इमेज है, यह इमेज, ये सॉरी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने रखने पर यह इसके इतनी ही दूरी पर और इसके बराबर में बनता है। इसको हमें प्रूव करना है। हाउ टू प्रूव? तो इसको प्रूव करना है हमें। तो इसको देखिए प्रूव कैसे करेंगे। तो प्रूव करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो इसमें आप इस तरीके से करोगे, इसको यहां से मिलाओ, यानी ये डिस्टेंस हो गई, दूसरा इसको यहां मिलाओ। अब देखो इसमें आपको ये शो करना पड़ेगा कि यह एंगल और यह एंगल दोनों कोऑर्डिनेट है। बस इतना शो कर दो। अब यह एंगल यानी पी एम ओ तथा पी डैश एम ओ डैश यानी पी एम ओ डैश व पी डैश एम ओ डैश कोऑर्डिनेट सीधे तरीके से नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो दो एंगल है, एक तो है पी ओ ओ डैश और पी ओ डैश, पी ओ ओ डैश, और दूसरा है पी डैश ओ ओ डैश। इन दोनों एंगल को आपको कोऑर्डिनेट शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे तो फिर इनको कोऑर्डिनेट शिफ्ट प्रूव करना पड़ेगा। और जब ये कोऑर्डिनेट हो गए तब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल हो जाएगी। ध्यान से समझो स्टूडेंट। अब इसको कैसे करोगे।
तो देखिए सबसे पहले है इन ट्राइंगल पी एम ओ डेस, सॉरी पी ओ डेस, पी ओ डेस एंड ट्राइंगल पी ओ डेस, पी डेस ओ डेस। अब देखो इन दो ट्राइंगल के अंदर देखते हैं क्या है, ठीक है। सबसे पहले इन ट्राइंगल में देखो क्या क्या है, आपको पता है दो ट्राइंगल के अंदर और ओ ये जो है इसके बीच में ये कुछ इस तरीके की डिजाइन बन रही है ना स्टूडेंट, ये देखो है ना। तो ये तो क्या है, ये आर्म क्या है, कॉमन है, ये आर्म क्या है, कॉमन है। तो यानी ओ डेस इज इक्वल टू ओ डेस, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन, ये एक कॉमन आर्म है। फिर उसके बाद में आगे देखो स्टूडेंट, ठीक है। अब आगे और देखते हैं अपन इसमें, आप देखो आपको पता है कि दो एंगल 2 और 3 बराबर है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, क्योंकि आपको बताया था इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, इक्वल होते हैं। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल है ये दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल 1 और 4 भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो 1 और 4 भी इक्वल होंगे, तो जब 1 और 4 इक्वल होंगे और 4 और 9 इक्वल है, तो एंगल 1 4 और 9 भी इक्वल होंगे। तो देखो 2 और 3 इक्वल है, तो 2 3 इक्वल है, तो सीधी सी बात है 1 और 4 भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि यह दो, क्योंकि अगर किसी एंगल पर 4 एंगल है, यदि किसी प्लेन पर 4 एंगल है और उसमें से यदि 2 एंगल इक्वल है, तो बचे हुए 2 एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये रूल होता है। तो देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 9, क्यों? वर्टिकल अपोजिट है, क्या है ये, वर्टिकल अपोजिट, ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट है। तो जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 9, एंगल 9, यानी 1 4 और 9 क्या है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब देखो स्टूडेंट आप कि इतना होने के बाद में इस हिसाब से देखो कि जब ये एंगल इक्वल है, तो अब आप देखो कि इसके अंदर इतना होने के बाद में अब आगे देखो और क्या इक्वल हो सकता है। ये 10 है। अब आगे देखो स्टूडेंट, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 9, एंगल 5 इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल 9। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 10, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 10। क्यों? क्योंकि यह जो बीच में प्लेन है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और एक चीज याद रखना, बराबर एंगल के सामने की आर्म भी इक्वल होती है, इक्वल एंगल के सामने की आर्म भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो आगे देखो इसके सामने की आर्म क्या है, PO, ठीक है, इसके सामने की क्या, PO, और इस tan वाले एंगल के सामने क्या है, P डैश O। तो हम क्या लिख सकते हैं, PO इज इक्वल टू P डैश O। आगे बात समझ में, क्योंकि देखो स्टूडेंट कि 1 4 और 9 क्या है, वर्टिकल अपोजिट है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है ना, इक्वल है। अब आप आगे देखो इसी प्रकार से यही रूल इसमें भी लागू होता है कि 6 और 7 क्या है, इक्वल है, 6 और 7 क्या है, इक्वल है,
ठीक है, मैं आपको वापस से एक बार दोबारा से इसको डिटेल में रिलेशन कर देता हूँ, समझ में अगर नहीं आया हो आपको, यहाँ तक तो आ गया, ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ तक तो आ गया ना? यस यस सर। सर। है ना? अब देखो आगे का, देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नो नो सर। सर। वेरी गुड। अब देखो आगे, अब 5 और 10 इक्वल कैसे हुए? आप देखो 6 और 7 इक्वल है या नहीं है? यस सर। क्यों 6 7 कैसे? जैसे 1 और 4 है, जैसे कि 2 और 3 है, जैसे 2 और 3 है, क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं नहीं होते हैं? यस होते सर। हैं। होते हैं ना? तो ये 6 क्या है, 6 क्या है? इंसिडेंट एंगल, और ये क्या है? 7 रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आपको पता है कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, तो जब 6 और 7 इक्वल है तो 5 और 8 इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तो एंगल 5 इज होंगे। इक्वल टू एंगल 8, क्योंकि बचे हुए दो एंगल, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी प्लेन पर अगर 4 एंगल बन रहे हैं उसमें से 2 एंगल अगर इक्वल है तो बाकी बचे हुए 2 भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल भी क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे, और 8 और 10 भी इक्वल होगा। एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 10, क्यों? क्योंकि वर्टिकल और अपोजिट है। क्या है ये? वर्टिकल वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट है। अपोजिट एंगल। ये वर्टिकल अपोजिट है, और 8 और 10 बराबर है तो 5 8 और 10 भी बराबर होंगे, यानी 5 और 10 भी बराबर होंगे। तो एंगल 5 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 10। तो जब 5 और 10 इक्वल होंगे तो इसके सामने की आर भी बराबर होगी, यानी पी ओ इज इक्वल टू पी डैश ओ। तो क्या हो जाएगा? पी ओ इज इक्वल टू पी डैश ओ। तो आप देखो अब इसमें क्या रूल, क्या कौन सा रूल लग रहा है? देखो इसके अंदर आर एक ही इक्वल है, एक तो ये आर इक्वल है, दूसरी ये इक्वल है, तो और दो एंगल, एक एंगल इक्वल है, तो कौन सा रूल लग रहा है? एस एस का लग रहा है, नहीं लग रहा? यस सर। हेलो स्टूडेंट, एस एस का रूल लग रहा है यस ना? सर। यस यस सर। सर। हाँ, तो एस एस के रूल से तो देखिए क्या कर सकते हैं, एस ए एस रूल, एस एस रूल से क्या हो जाएगा? आप क्या लिख सकते हो? पी ओ ओडेस, पी ओ ओडेस कोग्रेट है, कोग्रेट्स है पी डैश ओ ओडेस, पी डैश ओ ओडेस के, पी डैश ओ ओडेस के क्या है? कोग्रेट है। अब ये दोनों देखो क्या हो गए? कोग्रेट हो गए। तो ये कोग्रेट होने का मतलब क्या है कि ये है डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो गई? इक्वल हो गई। ठीक है ना? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो गई? इक्वल। इसका मतलब इसके एकदम सामने बन रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है, ये हमें और काउंट करना है। तो इसके लिए अब हम एक एंगल और लेंगे, एंगल पी एम, एंगल पी एम ओ डैश। तो देखिए इन triangle P and O dash and triangle P dash and O dash, P dash and O dash। अब इन दो ट्रायंगल में देखो किस किस में, इसमें और इसमें, यानी कि कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है। ये देखो ये P M O डैश और ये है P डैश। ठीक है, इस ट्राइंगल में आपने देखा होगा ये एंगल दोनों इक्वल है। ठीक है, ये एंगल क्या है? 5 और ये क्या है? 10। आपको पहले ही मैंने किया था, ये इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि बराबर इक्वल एंगल के सामने की आर्म भी क्या होती है? इक्वल होती है, तो ये भी इक्वल होंगे। तो जब ये दोनों ठीक है, तो देखो क्या क्या इक्वल हो गया? एक तो एंगल हो गया, एक आर्म हो गई, और दूसरी आर्म ये कॉमन है, तो ओ एन ओ डैश इक्वल टू एन ओ डैश। तो एस एस रूल लगा या नहीं लगा? आ गया स्टूडेंट यस समझ में? सर। यस सर। तो कौन सा रूल लगा? एस एस। सर। तो एस यस एस सर। के रूल के अकॉर्डिंग ये ऐसे कितना एस वाला। हो जाएगा। तो देखो आगे,
आगे देखिए कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 10, ठीक है, ऑलरेडी प्रूव, ऑलरेडी प्रूव। फिर अगर ये दोनों इक्वल है तो आप देखो पी एन इज इक्वल टू पी डैश एम, ठीक है, यानी पी एन इज इक्वल टू पी डैश एम, ठीक है, क्योंकि बराबर एंगल, इक्वल एंगल के सामने की आर्म, इक्वल एंगल के सामने की आर्म में क्या होती है, इक्वल होती है। फिर आगे नेक्स्ट देखो एन ओ डैश, एन ओ डैश इज इक्वल टू एम ओ डैश, क्यों, क्योंकि क्या है ये कॉमन है, क्या है ये कॉमन आर्म है। तो जब यह आर्म कॉमन है तो आगे देखो, तो देखिए आप क्या कह सकते हो, देन एस रूल, एस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी एन ओ डैश, पी एन ओ डैश कोग्रेंट है, पी एन ओ डैश कोग्रेंट है पी डैश एन ओ डैश, पी डैश एन ओ डैश के। तो जब ये दोनों कोग्रेंट है तो आप आगे क्या लिख सकते हो कि जो इमेज है वह मिरर से उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आप इसको फिर आगे इतना करने के बाद में आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि दिस मीन दैट द इमेज distance is equal to the object distance in plane mirror, also show that line PP dash is perpendicular to the surface of the mirror। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो कि यह लाइन क्या है, PP dash जो है यह एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो इसके साथ ही आपका ये कंप्लीट हो गया है एक थ्योरम। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? हाँ भाई, भुवनेश, कोमल, राहुल, श्रुति, No, sir. आ गया समझ नो में? सर। नो सर। नहीं है समझ में? यस सर सर आ आ गया। गया। नो सर आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट थ्योरम बताता हूँ। नेक्स्ट देखो थ्योरम, अगर फिर भी जहाँ कहीं कंफ्यूजन हो तो इसको वीडियो को आप रिवाइज करके देख लेना, आपको आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आए तो फिर मेरे को बता देना, मैं दोबारा और दूसरे तरीके से समझा दूंगा। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ भाई, नेक्स्ट है कि आपको पता है मिरर फॉर्मूला। अब नेक्स्ट ये थ्योरम है मिरर फॉर्मूला वाले, स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये जो थ्योरम दिख रही है ना, तो ये बोलता है कि एक मिरर फॉर्मूला अपने को एस्टिमेट करना है, ठीक है। मिरर फॉर्मूले को हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इसके लिए देखो हम एक डायग्राम बनाएंगे। हाँ, यहाँ बना दूं, साफ दिख रहा है स्टूडेंट? Yes, sir. चलो मैं इसको नजदीक कर देता हूँ और भी।
ये माना कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ से टकराया, यहाँ से ये आ जाएगा, फिर इसको आप एफ से निकालो, यहाँ पर यह है, ये माना सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये एफ है, बुक के हिसाब से ले लेते हैं वरना आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो बुक के अंदर ये ऑब्जेक्ट है जिसको पी क्यू दिया गया है, और यह है इसको दिया गया है पी डैश क्यू। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, ठीक है, इससे शो किया गया है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को माना ए है, ठीक है। जो इमेज है इसकी डिस्टेंस को शो किया गया है बी से, और फोकस ये भी इस डिस्टेंस को शो किया गया है सी से, ठीक है। अब मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको हटा देता हूँ, इसका कोई यहाँ यूज है नहीं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा बियॉन्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको मान लिया एन और इसको एन, ये अब अपन स्टूडेंट इसको देखते हैं। इसको करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले देखो कि इसको हमें क्या प्रूव करना है, इसका हमें प्रूव करना है कि 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ठीक है। यह प्रूव हमें करना है कि मिरर फॉर्मूला, एक मिनट यहां से दिखा देता हूं मैं, ये देखो कि 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ये प्रूव करना है हमें कि रियल में ये ऐसा ही होता है क्या, ठीक है। तो ये डायग्राम आप देखो, तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखो कि इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखो दो एंगल है, ट्राइंगल पी क्यू एफ और एम ओ एफ, ये दो ट्राइंगल है, एक तो ये और दूसरा ये, ठीक है। तो इन दो ट्राइंगल को लेते हैं, फिर हम इन दो ट्राइंगल को लेंगे, तो सबसे पहले इन दो ट्राइंगल को लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आप इन दो ट्राइंगल को लेंगे तो देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू एफ, इन ट्राइंगल पी क्यू एफ एंड ट्राइंगल, एक तो पी क्यू एफ और ट्राइंगल एम ओ एफ, इन दो ट्राइंगल के अंदर आप देखो क्या क्या समानता है। ये कुछ इस तरीके के ट्राइंगल है स्टूडेंट, मैं यहाँ हल्का सा बना देता हूँ ताकि आपको जोर नहीं आए। इस तरीके का है ट्राइंगल, ठीक है, पी क्यू एफ और दूसरा है एम ओ एफ, इस तरीके का है। तो आप देखो स्टूडेंट कि यह ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, क्या है ये सिमिलर है। कैसे है सिमिलर कि देखो पी क्यू आपको पता है ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है। फिर देखो यह एंगल और यह एंगल इक्वल है या नहीं है, जेड बन रहा है ना, ठीक है, जेड बन रहा है, तो ये दो एंगल भी क्या है इक्वल है, ठीक है। तो तीसरा एंगल भी इक्वल है, तो ए के अकॉर्डिंग यह क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो इसके अंदर कि इस ट्राइंगल के अंदर आप देखो कि एंगल ट्राइंगल या फिर एंगल पी एफ क्यू इज इक्वल टू पी एफ क्यू इज इक्वल टू एम एफ ओ या ओ एम एफ, क्लियर। क्योंकि ये क्या है वर्टिकल अपोजिट है, क्या है वर्टिकल अपोजिट। फिर उसके बाद में एंगल पी क्यू एफ, एंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू ओ एम एफ, ओ एम एफ, ठीक है। ये भी क्या हो गया, दोनों इक्वल होंगे। तो इस
के अकॉर्डिंग फिर तीसरा एंगल यानी पी ओ पी एफ ओ पी एफ इज इक्वल टू ओ पी एफ ए क्यू पी एफ इज इक्वल टू एम ओ एफ। तो देखो ये तीनों एंगल इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, ए के रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल पी क्यू एफ सिमिलर है ट्राइंगल एम ओ एफ। ये दोनों ट्राइंगल यानी कि ये और ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। और आपको पता है कि सिमिलर ट्राइंगल की करस्पोंडेंस आर्म क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसके लिए आप देखो ओ एम इज अपॉन पी क्यू, तो आप ये लिख सकते हो ओ एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन पी एफ तो होगा। यस सर। अब देखो स्टूडेंट ओ एफ कितनी दूरी है, सी है या नहीं है, इधर देखो ओ एफ की दूरी कितनी है, सी, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, सी। फटाफट देखो टाइम होने वाला है स्टूडेंट, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, सी। अगर कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना। तो ओ एफ की डिस्टेंस कितनी, सी, और पी एफ ये डिस्टेंस कितनी है, पी एफ। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट, इस डिस्टेंस को यहाँ से देखो पी एफ कितनी है। इस पी एफ को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसमें ये है ए में से सी कर दो तो पी एफ आ गई ना, कर दो ए माइनस सी, तो ये आ गई यहाँ तक की डिस्टेंस। फिर आप आगे देखो, इसका मतलब ये इसके आप क्या लिख सकते हो, ओ एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन ए माइनस सी। अब आप देखो ओ एम किसके बराबर है, ओ एम किसके बराबर है, इधर देखो आप स्टूडेंट, ओ एम किसके बराबर है, पी डैश क्यू डैश के, किसके बराबर है, पी डैश क्यू डैश के। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी डैश क्यू डैश। तो आप क्या लिख सकते हो कि ओ एम इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश, तो आप यहाँ लिख दो पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन ए माइनस सी। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। फिर इसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो ट्राइंगल है, नेक्स्ट ट्राइंगल ये है स्टूडेंट, ध्यान से देखो। नेक्स्ट है, ये पहला तो ये हो गया, अब ये देखो ट्राइंगल, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल, थोड़ा सा टाइम रखने पास, इन ट्राइंगल पी डैश क्यू डैश एफ, पी डैश क्यू डैश एफ, ठीक है। आप सीधा ही लिख दो, ठीक है, आप सीधा लिख दो, ये भी क्या है, सिमिलर है। क्यों, क्योंकि जैसे पहले रूल लगाए थे वैसे ही जब ये दोनों सिमिलर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, सिमिलर है। किसके है, ओ एफ एल, ये इसके क्या है, ट्राइंगल के सिमिलर है, ट्राइंगल ओ एल एफ। एक बात, तो जब इसके सिमिलर है तो अब देखो इसकी करस्पोंडेंस आर्म भी क्या होगी, इक्वल होगी, और करस्पोंडेंस आर्म इक्वल होगी, क्या होगी वो देखो। तो इसकी करस्पोंडेंस आर्म भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखिए पी डैश क्यू डैश, ठीक है, पी डैश क्यू डैश अपॉन ओवर, यानी पी डैश क्यू डैश अपॉन ओवर इज इक्वल टू, यानी ये इसके इक्वल है। तो फिर उसके बाद में आगे देखो, ये इसके इक्वल आ जाएगी, तो पी डैश क्यू डैश ये, तो फिर पी डैश एफ अपॉन पी डैश एफ अपॉन ओवर
अब देखो पी डैश एफ कितना है, पी डैश एफ कितना है, यानी बी में से सी है तो यानी बी माइनस सी और ओ एफ है सी। तो अब आप आगे देखो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो पी डैश क्यू डैश अपॉन ओ एल इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन सी। अब आप आगे देखो ओ एल, ये रहा ओ एल, इधर देखो स्टूडेंट ओ एल पी क्यू के बराबर है, तो ओ एल इज इक्वल टू पी क्यू। तो ओ एल की जगह आप क्या लिख दो, पी क्यू लिख दो। तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू। ओ एल की जगह क्या लिख दो, पी क्यू और इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन सी। इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वल है, पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू और पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही है ना। तो आप क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की इक्वेशन से देखो क्या होगा, बी आप ऐसे कर दो, देखो सी अपॉन ए माइनस सी, सी अपॉन ए माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा, क्या हो जाएगा, इन दोनों, हाँ जी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों को करो क्या होगा, a माइनस सी और फिर इधर b माइनस सी, इधर b माइनस सी दिख रहा है। अब आगे देखो स्टूडेंट, अब इस साइड में हम इसको आगे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा करो, देखो ए बी, इसको अपन गुणा करोगे तो इसको देखो गुणा करो स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, इस ए को पहले इससे, फिर इससे, फिर सी को इससे, फिर इससे, ये आ जाएगा ए बी, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, फिर माइनस ए सी, फिर माइनस बी सी, फिर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर, क्या आएगा, प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस है ना दोनों, प्लस सी स्क्वायर, आपको पता है ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो बराबर, यानी जीरो हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर जीरो, यानी जीरो बराबर ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। अब इसको इस साइड में ले जाओ, इसको इस साइड में ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब देखो इक्वेशन नंबर 3, अब इस इक्वेशन नंबर 3 को एक मीनिंगफुल बनाने के लिए इसमें आप एबीसी से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, एबीसी से क्या कर दो, आप इसको डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन 3 इज डिवाइडेड एबीसी बाय एबीसी, एबीसी से डिवाइड करोगे तो देखो AB अपॉन ABC इज इक्वल टू AC अपॉन ABC प्लस BC अपॉन ABC। तो देखो ABC AB कैंसिल, AC से AC कैंसिल और BC से BC कैंसिल, तो ये हो गया 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन A। अब देखो स्टूडेंट, इधर आप सबको पता है कि a क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस a किससे काउंट करते हैं, u से, u, और इमेज b क्या है, इमेज की डिस्टेंस, और इसको किससे करते हैं, v से, v, और ये क्या है, फोकस, और c को किससे काउंट करोगे, f से, किससे करोगे, f से। आपको पता है ये फोकल डिस्टेंस होती है, तो c बराबर क्या है, f, और ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो 1 अपॉन c बराबर, यानी 1 अपॉन c का मतलब क्या है, 1 अपॉन f, 1 अपॉन f आ गया, 1 अपॉन b, b का मतलब क्या है, v, तो 1 अपॉन v, 1 अपॉन v प्लस a, a क्या है, u, तो 1 अपॉन u,
तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो दैट्स प्रूव, ये हो गया प्रूव स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक थ्योरम हो गई। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है, और भी कोई थ्योरम में एक थ्योरम हो रहा है उसमें भी अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसी के साथ अपना टाइम भी कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा से पूछ लेना। सर कल कितने बजे है? कल एक मिनट